नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई ज़बरदस्त कहानी में। साथियों, कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा और यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के इस बेहतरीन कहानी को। मेरी बहन को छोड़ दो, ऐसा कहते हुए एक लड़का डाकुओं को धक्का देने लगा जो ट्रेन में उसकी 14 साल की बहन को पकड़े हुए थे और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। अभी छोड़ देते हैं तेरी बहन को, यह कहते हुए 2 से 3 डाकू मिलकर उस 12 साल के छोटे से मासूम को अपनी बंदूक की नोक से पीटने लगे। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी पिटाई देखकर ट्रेन में कोई हिल भी नहीं पा रहा था। सब अपने आप को बचाने में लगे हुए थे, लेकिन उसकी बड़ी बहन, जिसे अब अपनी इज्जत की चिंता नहीं थी, चिल्लाते हुए डाकुओं से बोली, छोड़ दो मेरे भाई को, तुम्हें जो कुछ करना है मेरे साथ करो। वह रोते हुए अपने दिल पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखते हुए एक डाकू के पैर पकड़कर बोली, मेरे भाई को छोड़ दो प्लीज। वाह रे बहन, क्या गुजर रही होगी उसके दिल पर। अब वह उनमें से एक डाकू की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और अपने आप को एक कोने में समेट रही थी। निर्दयी, बेशर्म, क्रूर डाकू उस लड़की के कपड़े फाड़ने के बाद उस लड़की के शरीर और गालों पर हाथ फेरने लगा और चिल्लाकर कहने लगा कि अगर किसी ने भी कुछ बोलने की हिम्मत की तो उसके घर वालों की लड़कियों और औरतों के साथ भी यही हाल होगा। लड़की सिर्फ रोए जा रही थी और अब कोई तिरस्कार नहीं कर रही थी, क्योंकि वह सामने पड़े अपने भाई को बेसुध हालत में पड़ी हुई देख रही थी और तिरस्कार करके भाई की जान को खतरे में नहीं डालना चाह रही थी। उसकी वैसी हालत देखकर ट्रेन में बैठे हुए सभी यात्री मानो एक जिंदा लाश बनकर ट्रेन की अपनी सीटों पर दुबके हुए बैठे थे। यह एक साप्ताहिक ट्रेन थी जो कि दिल्ली से कोलकाता जा रही थी। मैं भी उसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। रात के करीब 10 बज रहे थे। जैसे ही ट्रेन ने लखनऊ रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया, वैसे ही 7 से 8 हथियार बंद डाकू ट्रेन की स्लीपर क्लास में घुस गए और अपनी बंदूक की नोक दिखाकर सबसे पैसे और कीमती सामान छीन रहे थे। औरतें अपने शरीर पर पहने हुए आभूषण उतारकर उन डाकुओं को दे रही थी और रोए जा रही थी। एक डाकू मेरे पास भी आया। उसने अपनी बंदूक की नोक मेरे गले पर रखी और बोला, जो कुछ भी तेरे पास है उसे जल्दी से दे दे या फिर तुझे अलग से कहना पड़ेगा। मैंने अपने गले में पड़ी हुई सोने की चैन उसे निकाल कर दे दी, क्योंकि वह सामने ही दिख रही थी। लेकिन उसने बैग की तरफ इशारा किया। मैंने उसे अपना बैग पकड़ाते हुए बोला कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वह अपने सामने ही बैग खोलने को कहने लगा। मैं उसे खोलकर दिखा रहा था कि तभी उसकी नज़र एक थैली पर पड़ी जिसमें 50,000 रुपये रखे हुए थे। ये पैसे मैं अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए अपने दोस्तों से उधार लेकर जा रहा था। मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी और उनके ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त से सख्त ज़रूरत थी। डाकू ने अपनी बंदूक की नोक से मुझ पर एक प्रहार करते हुए कहा, ज़्यादा होशियार मत बन, नहीं तो पूरी बुलेट तेरे अंदर उतार दूंगा। मैंने कुछ नहीं बोला और अपने बैग में रखा हुआ अपना बाकी सामान समेटकर एक कोने में बैठ गया। वह लोगों से सामान, गहने और पैसे निकलवाने लगा। पैसे देते समय मैं अपने आप को बहुत असहाय और कमज़ोर महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि यह पैसे मेरी माँ तक नहीं पहुँचते हैं तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और बिना इलाज के तो मेरी माँ मर जाएगी। अगर मैं बिना पैसों के माँ के पास जाता हूँ तो उन्हें मैं अपना कौन सा चेहरा दिखाऊंगा? उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मैं तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं जुटा पाया? मैं अपने सर पर हाथ रखकर यही सोच रहा था कि तभी पीछे वाली सीट पर उस बच्चे और उसकी बहन के रोने की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। मैं हिम्मत करके पीछे की तरफ देखने लगा तो मैं देख रहा था कि एक दुष्ट डाकू उस लड़की के नंगे बदन पर हाथ फेर रहा है और बाकी डाकू हंस रहे हैं और कुछ डाकू बाकी बचे लोगों से सामान इकट्ठा करने में लगे हुए थे। सबके हाथों में बंदूक थी। मैं उस लड़की की दुर्दशा देखकर आत्मग्लानि से भर गया। मुझे अपने जीवन में इतना बड़ा दुख कभी नहीं हुआ था।
मैं सोच रहा था कि आखिर इस जीवन का क्या मतलब है, जब मेरी आंखों के सामने ही एक लड़की की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है और दूसरी तरफ मैं अपनी मां का इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूं। यह सोचकर मेरे अंदर इतना ज़्यादा क्षोभ उत्पन्न हुआ, इतना ज़्यादा दुख पैदा हुआ कि मेरा मन कर रहा था कि मैं ट्रेन से ही कूद जाऊं, जिससे मैं ये सब ना देख सकूं और माँ को भी चेहरा ना दिखा सकूं कि माँ मैं तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करवा पाया। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया कि यदि मैं इनसे लड़ते हुए मरता हूँ तो शायद माँ को भी इतना दुख नहीं होगा जितना कि ट्रेन से कूदकर मरने पर होगा। मैं यही सोच रहा था कि मुझे ध्यान आया कि मेरे बैग में बिजली से पानी गर्म करने वाला एक इलेक्ट्रिक रोड रखा हुआ है। मैंने देखा कि वो डाकू जो मेरी तरफ सामान इकट्ठा कर रहा था अब वह दूसरी तरफ जा चुका था। मैंने अपने बैग से वो इलेक्ट्रिक रोड निकाली और उसके तार को हाथ में लपेटकर रोड को हाथों से जोर से पकड़ लिया। मुझे ऐसा करते हुए देखकर कुछ यात्रियों ने मना भी किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी भी जान आफत में न पड़ जाए। लेकिन मैं अपने को मरा हुआ मान चुका था। मैंने दूसरी तरफ देख रहे एक डाकू पर पीछे से उसके सर पर जोर से वार किया। वह लड़खड़ाया, तभी मैंने उसकी बंदूक छीन ली और उसे पैरों से एक धक्का दे दिया। वह चलती ट्रेन से बाहर गिर गया। इतने में ही मेरे पास एक दूसरा डाकू दौड़ते हुए आया। मैंने हाथ में रखी बंदूक उसके ऊपर चला दी और वो वहीं गिरकर तड़पने लगा। यह देखकर सारे डाकुओं का ध्यान मेरी तरफ हो गया। तभी मैंने पास में ही खड़े एक डाकू के कनपट्टी पर अपनी बंदूक रख दी और फिर सारे डाकुओं से चेतावनी देने की मुद्रा में बोला, यदि सबने अपनी अपनी बंदूक अभी ट्रेन से बाहर नहीं फेंकी तो मैं इसका भी वही हाल करूंगा जो अभी ज़मीन पर पड़े हुए का किया है। मेरी चेतावनी ने काम किया। एक एक करके सारे डाकुओं ने अपनी बंदूक ट्रेन से बाहर फेंक दी, लेकिन उनके पास छोटी बंदूक और चाकू भी थे जिसे वह छुपा कर रखते थे। यह बात मुझे पता नहीं थी। मुझे बस इस बात का डर था कि बंदूक फेंकने के बाद भी वे मुझ पर हमला कर सकते हैं। तभी मैंने ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों से चिल्लाकर कहा, अरे नामर्दो, तुम क्या देख रहे हो? इनके हाथों में बंदूक भी नहीं है। तुम इन्हें पकड़ो और चलती ट्रेन से बाहर फेंको। इतना सुनते ही कुछ लोगों के अंदर जोश आया। वे उठे और डाकुओं को पीछे से पकड़ लिया। मैंने लड़की की तरफ एक लड़की का दुपट्टा फेंका और उसे अपना शरीर ढकने को बोला। शरीर ढकने के बाद उसने बिना बोले ही पूरी ट्रेन से रस्सी और दुपट्टे खोजकर सारे डाकुओं के हाथ पीछे से बांध दिए। कुछ लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। फिर मैं एक एक करके सब डाकुओं को ट्रेन के गेट पर ले आया। मेरी बंदूक अभी भी एक डाकू की कनपट्टी पर लगी हुई थी और मैं 2 से 4 लड़कों से एक एक करके उनकी पिटाई करने को कहने लगा। वह उनकी पिटाई करते थे और फिर मैं उस लड़की से उस डाकू को बाहर धक्का देने को कहता। फिर लड़की चलती ट्रेन से हाथ बंधे हुए उस डाकू को धक्का दे देती। इस तरह करके हमने सारे डाकुओं को चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। लेकिन एक डाकू को धक्का देने से पहले उस लड़की में पता नहीं कहां से इतना जोश आ गया कि उसने बंदूक मुझसे मांगी और उस डाकू को गोली मार दी जिसने उसके शरीर पर हाथ फेरा था और उसके कपड़े भी फाड़े थे। सारे लुटे हुए सामान को मैंने सभी यात्रियों से पूछ कर उनको उनका सामान वापस कर दिया और ट्रेन के डब्बे को चारों तरफ से बंद कर दिया। सभी के चेहरे खिले हुए थे। सब मेरी तारीफ कर रहे थे और जिनके गहने और पैसे वापस मिल गए थे वह सभी मुझे दुआएं दे रहे थे। उस लड़की ने तुरंत एक धागा खोजकर मुझे रक्षाबंधन बांधते हुए बोली, भैया सच में आप एक सच्चे भाई हो जिसने मेरी इज्जत और मेरे भाई की जान बचाई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू देखकर मुझे भी अपार खुशी हो रही थी। अब मुझे भी लग रहा था कि मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करा पाऊंगा। लड़की ने रोते हुए मुझसे कहा, भैया मैं हर साल आपको राखी बांधने आया करूंगी, चाहे आप इस धरती पर कहीं भी रहे। आप मुझसे राखी बंधवाएंगे ना भैया? मेरे भी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं उसके प्रेम को देखकर ना नहीं कर पाया। अगले स्टेशन पर जीआरपी पुलिस को सूचित किया गया और उसके भाई का इलाज होने के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ी।
मैंने ऑपरेशन के बाद यह घटना जब अपने माँ को बताई तो मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और बोली, बेटे तूने अपनी माँ को ही नहीं बल्कि उस ट्रेन में बैठी हुई हर माँ और बेटी को बचा लिया। ट्रेन की वह भयानक रात याद आते ही आज भी डर और रोमांच का मिश्रित अनुभव करके मन सिहर जाता है। तो साथियों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।